बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम है। डियर एस्पिरेंट्स, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, और आज हम उसका लेक्चर देख रहे हैं, मिसलिनियस। और डियर एस्पिरेंट्स, क्या कहता है ये सेक्शन? सबसे पहले कहता है सेक्शन रिलेशन ऑफ दिस एक्ट विद अदर लॉ। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव अफेक्ट नॉट इन derogation of the Pakistan Penal Code, CRPC, कानून शहादत, the protection of Pakistan and the investigation for fair trial 2013। ये क्रक्स और जो इजी अल्फाज हैं उन अल्फाज के अंदर जो है वो ये कह रहा है, ये जो है वो ये कह रहा है कि जो ये जो एक्ट है, ये जो CRPC है, PPC है, ये उनको ओवरराइड नहीं करेगा, ये उनको किसी सूरत में भी ओवरराइड नहीं करेगा। यानी इसकी अपनी एक अफादियत है, ठीक है, ये एक अफादियत है, इसकी अपनी जो है वो प्रोविजंस हैं, लेकिन ये उनको यानी ये उनको ख़त्म नहीं करेगा या उनको जो है वो बाईपास जो है वो जो है वो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा जी, या ये कहता है कि ये उसकी जो PPC और जो CRPC और जो कानून शहादत है, ये उसकी फ़ोर्स को जो है वो ख़त्म नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, सब सेक्शन 2 क्या है? वो कहता है सब्जेक्ट टू सब द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल have effect notwithstanding anything to the contrary in any other law on the subject for the time being in force, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? ये वो कहता है कि सेक्शन 1 को ज़हन में रखें, ठीक है, कि इस एक्ट की प्रोविजन जो हैं वो बाकी एक्ट्स जो हैं उनकी प्रोविजन जो हैं उनको मुतासर नहीं करेगा, ठीक है। तो सब सेक्शन 2 में क्या कहता है, लेकिन जो इस एक्ट की प्रोविजन है, ठीक है, वो क्या होंगी? फैक्ट नॉट फिट करने, वो अगर दूसरे किसी एक्ट में उनके अगेंस्ट लिखा भी है तो ये अप्लाई करेंगी। मसलन मैं अब आपको एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करो, देखिए, इसमें फ़र्ज़ करें कि टेररिज्म की डेफिनेशन देखनी है। किसकी? टेररिज्म की। फ़र्ज़ कर लें कि इसमें नहीं दी, इसमें टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं दी दिस एक्ट में, तो पहले तो सेक्शन 50 आ गया जिसने क्या कहा है कि भाई अगर उधर टेररिज्म की डेफिनेशन है तो ये प्रोविजन उसको ख़त्म नहीं करेगा, उस टेररिज्म की डेफिनेशन को। लेकिन जो सब सेक्शन 2 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर इस एक्ट में टेररिज्म की डेफिनेशन दी है तो फिर दूसरे किसी एक्ट में चाहे वो कुछ और लिखा हुआ है, यही प्रोविजन प्रिवेल करेगी। यानी कि जो इस एक्ट की प्रोविजंस हैं वो ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेंगी दूसरों को, अदरवाइज वो दूसरे एक्ट्स को जो है वो तंग नहीं करेगा, दूसरे एक्ट्स को डिफीट नहीं करेगा। होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई है, ठीक है। उसके बाद है पावर टू मेक रूल्स, ठीक है, पावर टू मेक रूल्स, ठीक है। वो कहता है द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मे मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। वो उसके लिए क्या करेंगे? रूल्स बनाएंगे, ठीक है। फॉर विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग पावर सच रूल्स में स्पेसिफाई। अच्छा, और वो जो रूल्स होंगे, वो जो रूल्स बनाएगी गवर्नमेंट, उसका स्कोप क्या होगा या वो उसका क्राइटेरिया या उसका महवर क्या होगा उन रूल्स का? सबसे पहले वो होंगे रूल्स किसके बारे में? क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर एंड स्टाफ ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड प्रोसिक्यूटर। लॉ जी, कि उनकी ट्रेनिंग की बात करेगा कि जो ऑफिसर्स हैं, उनका स्टाफ है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एंड प्रोसिक्यूटर है, ये कि फोकस किया करें। अब आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए कि उसने बात की है ऑफिसर, ऑफिसर से मुराद प्रिजाइडिंग ऑफिसर या जज,
तो उसकी उसकी कौन सी प्रोविजन है जिसके तहत वो अपॉइंट हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किस प्रोविजन के तहत अपॉइंट हो रही है, प्रोसिक्यूटर किस प्रोविजन के तहत अपॉइंट हो रहा है, ये सारी इसके अंदर जो है पावर मौजूद है। फिर दूसरा ये है पावर फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इफ ऑफिसर एंड इट्स ऑफिसर्स एंड प्रोसिक्यूटर। अच्छा, फिर उन ऑफिसर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी जो पावर्स हैं वो क्या है, ये बेसिकली ना ये आपके पूरे एक्ट को समराइज़ कर रहा है ये वाला जो है, ठीक है। अच्छा, फिर किसके बारे में रूल पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके लिए एसओपी बनेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, किसके लिए बनेंगे, मोड एंड मैनर इन विच रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन मे बी मेंटेन्ड, इन्वेस्टिगेशन का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होगा वो उसके लिए भी क्या होगा, रूल्स बनेंगे, ठीक है। मैनर टू डील विद द सीज डाटा इंफॉर्मेशन सिस्टम डिवाइस आर अदर आर्टिकल, जो डाटा सीज हो गया या वो क्या कहते हैं दूसरे आर्टिकल, तो उनको कैसे डील करना है, ठीक है। फिर उसके बाद वर्किंग ऑफ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसके बारे में जो है वो क्या होंगे, वो रूल्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर द रिक्वायरमेंट फॉर सीकिंग परमिशन अथॉरिटी टू चेंज ऑल्टर आर प्री प्रोग्राम यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर ऑफ एनी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बाय एनी पर्सन फॉर रिसर्च और एनी अदर लेजिटिमेट पर्पस, और अगर कोई वो क्या कहते हैं कोई अथॉरिटी या कोई वो जो मसलन जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो अगर अपनी आइडेंटिटी चेंज करना चाहें, आपको दिखाया था ना यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर, तो वो फिर क्या करेंगे, उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट के लिए क्या रूल्स होंगे, तो वो वो भी बनाए जाएंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर सीकिंग परमिशन ऑफ अथॉरिटी टू चेंज अल्टर आर प्री प्रोग्राम यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर ऑफ एनी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ठीक है, बाय एनी पर्सन फॉर रिसर्च और एनी अदर लेजिटिमेट पर्पस। तो अगर कोई अपना वो जो है उसको अपना यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर जो है किसी भी, यानी किसी ने कोई सेटअप लगाया हुआ है, फ़र्ज़ करें जोंग वाले हैं, ठीक है, उनका अपना एक सेटअप है, तो उनका अपना एक यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर है, तो वो अगर चेंज करना है, ठीक है, तो उस सूरत में क्या करना होगा, उसकी परमिशन लेने का क्या तरीका कार होगा, उसका क्या करेगा, रूल बनेगा। फिर प्रोसीजर फॉर सीकिंग अप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी फॉर रिमूवल, डिस्ट्रक्शन और ब्लॉकिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो होप कि जी वो जो परमिशन जो लेनी है या रिक्वेस्ट जो करनी है किसके लिए, कि रिमूव, क्योंकि वो जो डाटा है जो किसी की रेपुटेशन को डैमेज कर रहा है उसको रिमूव करने के लिए, किसी के मोडेस्टी को करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको तबाह करने के लिए, उसको ब्लॉक करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। फिर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सेट टू अडॉप्ट बाय सच टीम, लो जी वो जो टीम बनेगी उसके लिए भी रूल्स जो हैं वो क्या होंगे, वो बनेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट एंड एजेंसी हैविंग कैपेबिलिटी टू कलेक्ट रियल टाइम इंफॉर्मेशन, रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए जो एजेंसी होगी उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ठीक है। फॉर मैनर ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड अदर लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग डेजिग्नेटेड एजेंसीज, ठीक है। फिर किसके लिए बनेंगे कि उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करना है, किसने, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या जो स्पेशल डेजिग्नेटेड एजेंसी है, ठीक है, उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट जो है वो कैसे करना है, ठीक है, तो उसके लिए रूल्स बनेंगे। फॉर मैनेजमेंट एंड ओवरसाइट ऑफ द फोरेंसिक लेबॉर्ट्री, ठीक है, तो ओवरसाइट एंड फोरेंसिक लेबॉर्ट्री के मैनेजमेंट और उसकी वो उसकी तमीर व तरक्की के लिए जो है उसके लिए भी क्या होंगे, रूल्स बनेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द ऑफिसर एक्सपर्ट स्टाफ और अदर ऑफ द फोरेंसिक लेबॉर्ट्री के जो स्टाफ हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद है पावर functions and responsibility of the forensic laboratory, its experts, officers, expert and staff, वो जो लेबॉर्ट्री है उसके स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ द फोरेंसिक लेबॉर्ट्री टू इंटरेक्ट विद द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, फिर इसी तरह जो ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, एसओपी होंगे फोरेंसिक लेबॉर्ट्री के लिए, उसके भी क्या होंगे,
उसके उसके लिए भी क्या होंगे, रूल्स बनेंगे। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैनर ऑफ सोलिसिटिंग एंड एक्सटेंडिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है वो कैसे उसको करना है, कैसे होगा, उसके लिए भी क्या होंगे, रूल्स बनेंगे। फिर मैटर कनेक्टेड और एंसिलरी डेट, उसके लिए भी क्या होंगे, रूल्स बनेंगे। तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। उसके बाद सेक्शन 52 है रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है इफ़ एनी डिफ़िकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द फेडरल गवर्नमेंट मे विद इन 2 years of the commencement of this act and by other publishing official make such provision not inconceivable with this act as may appear to be necessary for removing the difficulties। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस एक्ट बनने के बाद अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है इसमें, ठीक है, इसकी किसी प्रोविजन को इन्फोर्स, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, 2 साल के अंदर अंदर क्या करेगी, थ्रू नोटिफिकेशन वो क्या करेगी, ऐसे ऐसे रूल्स वगैरह बनाएगी जो कि इस एक्ट से इनकंसिस्टेंट ना हो, लेकिन उनका मकसद क्या होगा कि डिफ़िकल्टी को रिमूव किया जाए और चीज़ों को क्या किया जाए, वाज़े किया जाए। तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो जो है वो समझ आ गई है। ठीक है। क्या हो गया इसको, अच्छा अब ज़रा देखिएगा एक दफ़ा, ये देखिए, ये अब आपका एक तरह से जो है वो, ये फेडरल गवर्नमेंट, ये आपका वो होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। ठीक है, विद इन 2 years, अब 2 years का बनाए ना आप, ईयर्स का वो टेबल बनाएं और उसके अंदर जो है इसको जो है वो लिखें। ठीक है, नॉट इनकंसिस्टेंट फॉर रिमूविंग देयर। ठीक है, उसके बाद है जी सेक्शन 53 है, वो है रिपोर्ट टू दी parliament, report to the parliament। The agency designated under the section 20 of this act shall submit a half yearly report to a half yearly report to both houses of parliament for consideration by the relevant committee in camera in respect of its activity without disclosing any identity information in a manner as prescribed under this act। लो जी, ये कहता है कि वो जो सेक्शन 29 के तहत जो डेजिग्नेटेड एजेंसी होगी वो क्या करेगी, वो पार्लियामेंट को इन कैमरा का मतलब वो पब्लिश नहीं की जाएगी, ब्रीफिंग दिया करेगी कि उनकी कारकर्दगी क्या है। ठीक है, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में, बेशक वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ ना करें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अमेंडमेंट, क्या हो गया इसको, मैं तो यही आज हाईलाइट कर करके थक गया हूँ। अमेंडमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस ये एंड पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। ठीक है, सेक्शन 36 एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक आर ओमिटेड। ले जी, वो जो पहला मेरा ख्याल था वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस, वो उसका सेक्शन 36 एंड 37 जो है उसको क्या कर दिया गया है, इस एक्ट के तहत तो ओमिट कर दिया गया है। ठीक है, फिर उसके अलावा क्या किया गया है, अच्छा जी, any action taken by or with the approval of authority or proceeding pursuant to the provision of electronic transaction repealed by subsection shall continue and be deemed to have taken or initiated under this act। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि an action taken by or with the approval of the authority proceeding pending under the provision of the electronic repealed by this section shall continue and deemed to have taken or initiated। कह रहा वो जो सेक्शन ऊपर अपील किए हैं ना, अगर उनके तहत कोई एक्शन चल रहा था या उसके लिए कोई अप्रूवल वगैरह कोई उसके तहत कोई प्रोसीडिंग चल रही थी या होनी है, तो वो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे वो इस एक्ट के तहत अब होगी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है सेविंग ऑफ पावर्स। ठीक है, और उसके बारे में वो कहता है नथिंग इन दिस एक्ट nothing in this act shall affect, limit or prevent the duly authorized and lawful power and function of the institutions controlled by government exercise and performed in
गुड फेथ। अब ये कह रहा है कि ये जो एक्ट है ये जो गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, ठीक है, और ये उनकी जो कारकर्दगी है, ये एक्ट उसको जो है वो मुतासर नहीं करेगा, उसको ये एक्ट उसको जो है वो नहीं, उनकी पावर्स को कम नहीं करेगा, उनकी पावर्स को कम नहीं करेगा, ठीक है। तो एक मिनट, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट नहीं करेगा, लिमिट नहीं करेगा, प्रेजुडाइज नहीं करेगा, ठीक है, किसको, द ड्यूली ऑथोराइज्ड एंड लॉफुल पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वो फंक्शन जिनको पावर्स दी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से या अदरवाइज, ठीक है, और वो गुड फेथ में जो है वो अपना काम जो है वो क्या कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब सिर्फ डेफिनेशंस रह गई, वो मैंने पढ़ाई हैं, बस मैंने एक दफ़ा उनको जो है आपको जो है वो गो थ्रू करवाना है, ठीक है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।